हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माफ़ी। जब वंदना 5 मिनट पहले ब्रेड अंडे खरीदने दुकान में घुसी थी, तब उसके पिताजी राजेंद्र जी फुटपाथ पर अकेले खड़े थे। अब वो बाहर आई तो देखा उनके इर्द गिर्द 15-20 आदमियों की भीड़ इकट्ठी थी। अपने पिता की ऊंची गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसने समझ लिया कि वो किसी से झगड़ रहे हैं। अंधा, बेवकूफ, गधा, इडियट, रास्कल। राजेंद्र जी के मुंह से निकले ऐसे कई शब्द वंदना के कानों में पड़ गए थे। उनसे उलझा हुआ युवक मोटरसाइकिल पर बैठा था। वो हर वाक्य के बाद राजेंद्र जी के लिए बुढ़े, बुढ़ाऊ, सठिया गया इंसान जैसे विशेषणों का प्रयोग कर उनके गुस्से को बार बार भड़का रहा था। अपने पिता के सफ़ेद कुर्ते पजामे पर कीचड़ के निशान को देखकर वंदना झगड़े का कारण फौरन समझ गई। राजीव, वंदना ने मोटरसाइकिल पर बैठे युवक को पहचानकर जोर से डांटा। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजीव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक सुंदर युवती को झगड़े में हिस्सेदार बनते देख भीड़ की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। वंदना, तुम्हें इनके मुंह से निकलने वाली गालियों को भी सुनना चाहिए। राजीव ने उत्तेजित लहजे में सफाई दी। अरे, बारिश का मौसम है तो छींटे पड़ सकते हैं। ये बुढ़ऊ ना होकर कम उम्र के होते तो अब तक मैं इनके दांत तोड़कर इनके हाथ में। तुम जिनके दांत तोड़ने की बात कर रहे हो वो मेरे पिता हैं। अरे नहीं! राजीव का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम एक बुजुर्ग इंसान से इतनी गंदी तरह से बोल सकते हो। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुस्से में मैंने जो गलत शब्द। माफ़ी, और तुम जैसे घटिया बदतमीज़ इंसान को कभी नहीं। राजेंद्र जी ने गुस्से से लाल होकर अपना फैसला सुना दिया। सर, आपने भी मुझे खूब डांटा है और अब शब्द मुझे तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना है। तुम इस नालायक इंसान को कैसे जानती हो बेटी? राजेंद्र जी ने वंदना से पूछा। पापा, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तुम इस बदमाश से अब कोई संबंध नहीं रखोगी। राजीव, तुमने मेरे पापा के लिए जो अपशब्द मुंह से निकाले हैं उनके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कहकर वंदना अपने पिता का हाथ थाम कर वहाँ से चलने लगी। वंदना, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। राजीव अब परेशान व घबराया सा नजर आ रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वंदना मुंह फेर कर चल दी। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे बदतमीज़ इंसान का मुंह काला करके उसे सड़कों पर घुमाया जाए, कह राजीव को कुछ पल गुस्से से घूरने के बाद राजेंद्र जी अपनी बेटी के साथ चल पड़े। राजीव के मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही भीड़ ने छटना शुरू कर दिया। घटनास्थल से विदा होते समय वो काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। राजेंद्र जी ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी सरला को सारी घटना का ब्यौरा सुनाया। शाम को पार्क में घूमते हुए अपने हम उम्र दोस्तों से भी सारी बात कही। आज के युवा वर्ग के गलत व्यवहार को लेकर दोनों जगह उन्होंने अपने मन की कड़वाहट खूब निकाली। पापा, उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है ऑफिस में। जो मेरे पापा की बेइज्जती करे, मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। वंदना के मुंह से ये बात 2 दिन बाद सुनकर राजेंद्र जी के मन को बड़ा चैन मिला। उनका राजीव से झगड़ा रविवार के दिन हुआ था। अगले रविवार तक वो सारी बात को लगभग भूल चुके थे, लेकिन राजीव के माता पिता को अचानक अपने घर आया देख उनके मन में पूरी घटना की याद फिर से ताज़ा हो गई। अपने यूं अचानक आने का मकसद राजीव की माँ मीना ने आंखों में आंसू भरकर उन तीनों के सामने बयां किया। भाई साहब, राजीव सप्ताह भर से न ठीक से खा रहा है न सो रहा है। ढंग से हंसना बोलना तो पूरी तरह से भूल गया है। उसका उदास मुरझाया चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। बड़ा गहरा सदमा लगा है उसे। अपने बेटे की दयनीय हालत बयां करते हुए मीना की आंखों से आंसू बह निकले। आपकी बातों पर विश्वास करना कठिन लग रहा है मुझे। राजेंद्र जी हैरान परेशान नजर आने लगे। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे आपका बेटा संवेदनशील इंसान नहीं लगा था। उसने बड़े गंदे ढंग से मुझसे बात की थी। राजेंद्र जी, वो सचमुच अपने व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा और दुखी है। प्लीज़ आप हम पर तरस खाइए और उसे माफ़ कर दीजिए। राजीव के पिता कैलाश जी ने भावुक अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। राजेंद्र जी ने फौरन कहा, भाई साहब, आप यूं दुखी ना हों।
बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि माफ़ी ना दी जा सके। मेरा गुस्सा तो कभी का जा चुका है। आप राजीव को कहिए कि मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। वो बाहर कार में बैठा है, अंदर आने का हौसला अपने भीतर पैदा नहीं कर पा रहा था। अगर ये बात आप खुद उससे कह दें तो उसका ज़्यादा असर होगा। अरे, उसे अंदर आना चाहिए था। वंदना, तुम उसे बुला लाओ। राजेंद्र जी ने अपनी बेटी को आदेश दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पापा, आपकी जो मर्जी हो करो, पर मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती हूँ। गुस्से से पैर पटकती वंदना ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी बेटी के व्यवहार पर शर्मिंदा से होते हुए राजेंद्र जी खुद उठकर राजीव को बुलाने चल पड़े। सरला भी उनके साथ चली तो कैलाश और मीना भी साथ हो लिए। बाहर सड़क पर ही राजेंद्र जी ने राजीव को पहले प्यार से बुजुर्गों के साथ सदा सही ढंग से पेश आने की बात समझाई और फिर सिर पर हाथ फिराते हुए उसे माफ करने की बात कही। सर, मेरा गंदा व्यवहार माफी के काबिल ही नहीं है। राजीव का चेहरा उदास और मुरझाया हुआ ही बना रहा तो सबकी बेचैनी व चिंता फौरन बढ़ गई। सरला ने राजीव को घर के अंदर चलने का निमंत्रण भी दिया पर वो राजी नहीं हुआ। आंटी, वंदना की आंखों में मैंने अपने लिए गुस्से और नफरत के भाव देखे हैं। वो मेरे लिए असहनीय हैं। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राजीव की दर्द भरी आवाज़ सबके दिल को छू गई। राजीव को समझने बुझाने का एक नया दौर फिर से शुरू हुआ। वो सबकी बातें सिर झुकाकर सुनता रहा पर उदासी का कोहरा उसके चेहरे पर से आखिर तक नहीं हटा। अचानक कार से निकलकर राजीव ने नए कुर्ते पजामे का जोड़ा राजेंद्र जी के हाथों में पकड़ाते हुए सुस्त लहजे में कहा, सर, आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, माफ़ी तो मैंने तुम्हें वैसे ही दे दी है। राजेंद्र जी को यूँ उपहार स्वीकार करना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उनका जवाब सुनकर राजीव का चेहरा एकदम से बुझ गया। तब सरला ने हस्तक्षेप करके कुर्ते पजामे का सेट अपने पति के हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ाकर उन्हें राजीव का उपहार स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। विदा होने तक राजीव के चेहरे पर किसी तरह की मुस्कान नहीं उभरी थी। वो बुझा बुझा सा ही चला गया। कैलाश और मीना की आंखों में चिंता के भावों को बरकरार देख राजेंद्र जी व सरला का मन भी बेचैनी व तनाव का शिकार बने रहे। राजेंद्र जी ने वंदना के कमरे में जाकर उसे भी समझाया, इंसान से गलती हो जाती है बेटी। मेरे अनुमान के विपरीत ये राजीव भावुक और संवेदनशील इंसान निकला है। उसके मन को और दुखी करना ठीक नहीं है। तुम भी उसके साथ अपना व्यवहार सहज व सामान्य कर लो। उसका डिप्रेशन से जल्दी निकलना बेहद ज़रूरी है। राजेंद्र जी की आवाज़ में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं उससे ज़बरदस्ती बात नहीं करूँगी। उसकी बदतमीज़ी के लिए मैं उसे कभी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। वंदना का गुस्सा अपनी जगह कायम रहा। इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है बिटिया रानी। वो मेरा कसूरवार था। अब जब मैंने ही उसे माफ़ कर दिया तो तुम भी उसके साथ सहज व्यवहार करो। ये मुझसे नहीं होगा पापा। बेटी, वो दिल का बुरा नहीं निकला। मुझे नया कुर्ता पजामा भी गिफ्ट कर गया है। अपनी जिद पर अड़ी रहकर तुम उसके दिल को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मुझे उसके दिल की तकलीफ की चिंता नहीं है पापा। वंदना का रूखा जवाब सुनकर राजेंद्र जी को भी गुस्सा आ गया। बेटी को समझाने की बात भूलकर वो उसे डांटने डपटने लगे। वंदना जवाब में खामोश ही रही पर उसका मुंह नाराजगी से सूज गया। राजीव को माफ़ी देने का मामला इनके घर का माहौल तनावग्रस्त कर गया था। राजीव अभी भी उदास और गुमसुम बना हुआ है। 2 दिन बाद कैलाश जी से फ़ोन पर यह खबर सुनकर राजेंद्र जी परेशान हो उठे। इस विषय पर उन्होंने सरला से देर तक बातें की। उन दोनों की सहानुभूति अब राजीव व उसके माता पिता के साथ थी। सारे मामले की खलनायिका उन्हें अब अपनी बेटी प्रतीत हो रही थी, जिसने राजीव के साथ सीधे मुंह वार्तालाप करना अभी भी आरंभ नहीं किया था। राजीव की उदास हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसकी खबर इन दोनों को योगेश साहब के द्वारा आगामी रविवार को मालूम पड़ी। वो राजीव और वंदना के बॉस थे। राजेंद्र जी, वंदना मेरी तो सुनती नहीं है। अब आप ही उसे समझाइए कि वो राजीव से ठीक तरह से पेश आने लगे। बात बात पर उसे ताने देना, उसे बेइज्जत करना वंदना के लिए ठीक नहीं है। योगेश साहब ने पिता से बेटी की शिकायत की। इस विषय पर
मैं उसे कई बार डांट चुका हूँ कपूर साहब। पता नहीं क्यों वो सारी बात भूलने को तैयार नहीं है। राजेंद्र जी परेशान हो उठे। क्या आपने राजीव को माफ़ कर दिया है सर? बिल्कुल कर दिया है योगेश साहब, दिल से। जी हाँ, लेकिन ना राजीव आपके माफ़ कर देने से संतुष्ट है, ना ही वंदना। राजीव अपने को अब भी गुनहगार मानता है और वंदना उसे इस बात को भूलने नहीं देती। राजीव अच्छा, समझदार और अपने काम में कुशल आदमी होता था। उसकी अगली प्रमोशन का समय बिल्कुल सिर पर आ पहुंचा है और वो है कि सारा दिन खोया खोया सा रहता है। मैं उसकी मनोदशा को लेकर सचमुच बेहद चिंतित हूँ। मैं वंदना को फिर से समझाऊंगा। राजेंद्र जी ने योगेश साहब को आश्वासन दिया। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त होते थे। अब वंदना उसे झिड़कती रहती है। दोनों की दोस्ती को किसी की नज़र लग गई है। योगेश साहब का ये वाक्य राजेंद्र जी को बाद में भी बार बार याद आता रहा। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि वंदना ने कभी पहले राजीव से अपनी अच्छी दोस्ती की चर्चा घर में नहीं की थी। कहीं राजीव और वंदना ज़रूरत से ज़्यादा गहरे दोस्त तो नहीं थे? मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? रात को सोते समय राजेंद्र जी ने अपने मन की चिंता सरला से कही। मुझे नहीं लगता कि उनके बीच कोई प्रेम व्रेम का चक्कर चल रहा होगा। राजीव अमीर खानदान का बेटा है, वो लोग ब्राह्मण हैं और हम यादव। एक स्कूल हेडमास्टर की बेटी में राजीव को क्यों दिलचस्पी होगी? सरला की इस दलील ने राजेंद्र जी के मन में बनी बेचैनी को बड़ी हद तक शांत कर दिया। अगले रविवार की सुबह वंदना की सविता मौसी उनके घर आ पहुंची। उनके हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता देख इन तीनों को याद आया कि आज राजेंद्र जी और सरला की शादी की 26वीं सालगिरह है। साली साहिबा, अब तक तो तुम आज के दिन कभी गुलदस्ता नहीं लाई थी। आज क्या खास बात है जो इतना सुंदर गुलदस्ता भेंट कर रही हो? राजेंद्र जी ने अपनी साली को छेड़ते हुए सवाल पूछा। जीजा जी, मैं तो इस बार भी आपके लिए स्वेटर ही लाई हूँ। ये फूल तो राजीव ने भेजे हैं। सविता ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजीव ने? राजेंद्र जी चौंके। तुम उसे कैसे जानती हो? वो हमारी कॉलोनी में ही तो रहता है जीजा जी। अच्छा, पर तुमने कभी जिक्र तो नहीं किया उसका? उसका मौका ही नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते हो? ये अपनी गलती मान तो चुका है जिया जी। राजेंद्र जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। अरे मैं अपने उस चाचा को सैकड़ों बार माफ़ कर चुका हूँ। अब कैसे समझाऊँ मैं उसे ये बात? वो बेचारा बड़ा दुखी नजर आ रहा था। वंदना, तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? सविता ने उसे प्यार भरे गुस्से से घूरा। मौसी, मैं तो उससे बात ही नहीं करती हूँ, वंदना ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मुझे अब राजीव से नहीं बल्कि अपनी बेटी से कहीं ज़्यादा शिकायत है। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बदतमीज साबित हो रही है। राजेंद्र जी को एकदम गुस्सा आ गया। सरला और सविता ने फौरन उन्हें शांत किया। वंदना ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। राजीव के मन में जो अपराध बोध का भाव बैठ गया है उसे जल्दी से हटाना बेहद ज़रूरी है जिया जी। उसकी उदासी की जड़ें गहरी होकर उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ती जा रही हैं। सविता ने चिंतित लहजे में अपनी राय प्रकट की। तुम ही सलाह दो कि हम क्या करें। सरला ने अपनी छोटी बहन की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। मेरे ख्याल से हमें राजीव और उसके माता पिता को आज शाम को यहाँ खाने पर आमंत्रित करना चाहिए। पार्टी के माहौल में आप दोनों उसके मन की परेशानी ज़रूर दूर कर सकेंगे। हाँ, ये ठीक सलाह दी है तुमने। राजेंद्र जी ने सविता के प्रस्ताव को फौरन मंजूरी दे दी। किसी से कुछ भी कहे बिना वंदना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके ऐसा करने से घर का माहौल कुछ भारी ही बना रहा। राजेंद्र जी ने फ़ोन पर कैलाश जी को सपरिवार अपने घर रात का खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। उनकी आवाज़ में राजीव को लेकर व्याप्त चिंता व दुख को राजेंद्र जी ने साफ महसूस किया। राजेंद्र, मीना और राजीव रात 8 बजे के करीब उनके घर आ गए। राजीव का मुरझाया चेहरा किसी की आंखों से छिपा नहीं रहा। राजेंद्र जी के सामने आकर राजीव कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने उससे कहा, बरखुरदार, तुम आज माफ़ी शब्द को अपनी ज़बान पर लाओगे ही नहीं। मेरा मन बिल्कुल साफ है। तुम मुझे उस दिन की सारी घटना सदा के लिए भूल जाने का आश्वासन दो तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। राजीव ने उनकी बात का कोई जवाब देने के बजाय
झुककर उनके पैर छू लिए। राजेंद्र जी ने भावुक होकर उसे गले से लगाया तो वंदना को छोड़ वहां उपस्थित तीनों महिलाओं की पलकें गीली हो उठी। आज खूब हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी का आनंद लो राजीव। सरला ने पास आकर उसकी पीठ को प्यार से थपथपाया। जब वंदना मुझसे हंसकर नहीं बोलती है तो मैं वैसा कैसे कर सकूंगा? राजीव ने तनावग्रस्त लहजे में वंदना की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबकी नज़रों का केंद्र एकाएक वंदना बन गई। उसने खामोश रहते हुए अपनी नज़रें झुका ली। तुम वंदना की तरफ ध्यान ही मत दो राजीव, सविता ने उसे मुस्कुराते हुए सलाह दी। मैं उसका दोस्त बने रहना चाहता हूँ आंटी, वो धीरे धीरे सहज हो जाएगी राजीव। वो मुझे शायद कभी माफ़ नहीं करेगी आंटी। राजीव भावुक हो उठा। क्या ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो तुम्हें माफ़ करे? वो मुझे माफ़ करेगी तभी तो मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा आंटी, सविता ने वंदना की तरफ घूम कर कहा। वंदना, तुम इसे दिल से माफ़ कर दो। वंदना ने ना अपनी खामोशी भंग की और ना ही नज़रें उठाईं। ये मामला तो पेचीदा हो गया है, पर इसका एक हल मेरी समझ में आ रहा है। सविता एकाएक गंभीर हो गई। वो हल क्या है? अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंतित मीना ने फौरन उत्सुकता जाहिर की। जीजा जी, सरला दीदी, क्या आप दोनों राजीव को अब नेक दिल इंसान मानते हो? मीना को जवाब ना देकर सविता अपनी दीदी व जीजा जी की तरफ घूमी। हाँ, उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। और आप दोनों राजीव को हंसी खुशी से भरा देखने के इच्छुक है ना? वो फिर मीना व कैलाश जी की तरफ घूमी। अपने बेटे की हंसी खुशी से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कैलाशी ने भावुक होकर जवाब दिया। और राजीव की हंसी खुशी अब वंदना के हाथों में है। मुझे लगता है कि अगर हम इन दोनों को दोस्ती से कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ते में बांधे तो सारी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। सविता का इशारा किस तरफ है इसे समझने में किसी को भी ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं वंदना को अपनी बहू बनाने को बिल्कुल तैयार हूँ। सारी समस्या का इससे बढ़िया समाधान हो ही नहीं सकता है। मीना की ममता ने अपने बेटे की खुशियों की खातिर इस निर्णय पर पहुंचने में कैलाश जी से भी कोई सहायता नहीं ली। कैलाश जी ने अपने बेटे राजीव को पिछले कई हफ्तों में पहली बार खुशी से मुस्कुराते देखा तो वो भी खुश हो उठे। आपके घर से रिश्ता जोड़कर हमें बेहद प्रसन्नता होगी। कैलाश जी ने आगे बढ़कर राजेंद्र जी के कंधों पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखा। भाई साहब, मैं दहेज में ज़्यादा, हमें दहेज नहीं, अपने बेटे का अच्छा स्वास्थ्य व खुशियाँ चाहिए। कैलाश जी ने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें खामोश कर दिया। हम छोटी जाति के, सरला को आगे बोलने से मीना ने रोका और अपने गले से लगा लिया। राजीव की हाँ तो उसकी मुस्कुराहट से ही जाहिर हो रही थी। वंदना, अब तुम भी अपना जवाब सुना दो। सविता की इस पेशकश ने वंदना को फिर से सबकी नज़रों का केंद्र बना दिया। वंदना धीरे धीरे चलकर सविता के पास आई और उनके कान में बेहद धीमे से फुसफुसाकर बोली, मेरी प्यारी मौसी, बधाई। आपका मार्गदर्शन पाकर मैं अपना मनपसंद जीवन साथी पा गई हूँ। माना कि राजीव ने उदास दिखने का बढ़िया अभिनय लंबे समय तक किया, पर सारी योजना तो आपकी ही थी। दहेज व जात पात के झंझट से बचाकर हमारी शादी पक्की कराने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। अपनी मौसी का गाल चूमकर वंदना अपने कमरे में भाग गई। वो कह रही है कि अगर भविष्य में कभी माफ़ी ना मांगने का वादा राजीव करे तो वो इस शादी को हाँ करती है। सविता की इस बात पर सबका सम्मिलित ठहाका ड्राइंग रूम में गूंज उठा और सब एक दूसरे को नए रिश्ते में बंधने की शुभकामनाएं देने लगे। वो राज तो बाद में कई महीनों बाद खुला कि ना राजीव के पिता तैयार होते कि यादव घर में शादी हो, ना वंदना के माता पिता की हिम्मत होती कि वो उस घर में संबंध मांगने जाएं जहां उनकी बिरादरी को कम समझा जाता हो। वंदना के पिता हेडमास्टर ही थे, पर वो अपने छात्रों में बेहद लोकप्रिय थे और उनसे पढ़े बच्चे अब आईएएस, एमबीए, सीईओ बन गए थे। सबने तय कर रखा था कि राजेंद्र जी के रिटायर होते ही एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोला जाएगा जिसकी सारी देश में ब्रांचें होंगी। वंदना जानती थी कि उसके पिता के गुण क्या हैं और वो नहीं चाहती थी कि राजीव के पिता कभी उन्हें हीन समझे। तभी तो उनकी मौसी की बात से बात बनी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।